Hello everybody, welcome you all to my YouTube channel Camwin Academy. Work smart, success is yours. This is my mantra to my very special students. Let me introduce myself to my students जो पहली बार मेरे साथ ज्वाइन करने जाएंगे. I am Neeta Gupta, chemistry educator, teaching 11th and 12th chemistry. My videos focus on all the important topics that are covering in our JEE and NEET examinations and of course NCERT board तो include होगा ही होगा. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहूँगी कि आज के लेक्चर में मैंने क्या आप लोगों के लिए जो है important points लेके आई हूँ. What are the important points which are going to cover in the present lecture? Let me introduce the topic. Stoichiometry in chemical reaction. Class 11. Chapter 1 Basic Concepts of Chemistry. From that chapter, 4 important areas are covered. Those 4 important areas are mole concept, then concentration terms, then stoichiometry in chemical reaction, and 4th limiting reagent. Mole concepts, concentration terms, stoichiometry and limiting reagent, these are all connected one to one another. So स्टॉइकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट ये दोनों लेक्चर में एक साथ आप लोगों के साथ रिलीज करने वाली हूँ एक के बाद एक. और जो है वंस बोथ द टॉपिक्स आर कवर्ड आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल some important numericals which are asked in our earlier examination. But before that, stoichiometry in chemical reaction, इसके अंदर जो है पहले मैं आप लोगों के साथ theoretical concept डिस्कस करने वाली हूँ मैं. फिर what is the importance of theoretical concepts? Then I am going to apply all those theoretical concepts in certain numericals. Once you have covered up all the numericals, आप लोगों ने वो numericals मेरे साथ कर लिए तो आप अपने आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है. ओके, सो लेट मी रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड टिल नाउ अगर आपने बेल आइकन नहीं क्लिक करा है तो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय रिलीजेस. यस, कोट ऑफ द डे. आई बिलीव कोई भी लेक्चर अगर हमें शुरू करना है या कोई भी हमें काम शुरू करना है तो एक फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म से शुरू करना चाहिए. सो टू ऑल माय व्यूअर्स, लेट अस सी द कोट ऑफ द डे एंड हियर इट इज. यस, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन. अ फेमस कोट गिवन बाय नेल्सन मंडेला. जब तक काम नहीं हो जाता है, हम जब तक उसको कर नहीं लेते तब तक वो हमें इम्पॉसिबल सा लगता है. Once it is done, yes, फिर तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो इतना छोटा सा टॉपिक, इतना छोटा सा काम था और मैं इसको कर लिया मैंने. वाओ नीटा, यू आर ग्रेट. इवन आई फील माई सेल्फ मेनी अ टाइम्स लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. स्टॉइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें एक्चुअली जब हम केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको किस तरीके से हम एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन सेटअप करना है. यू नो, केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिखने के लिए इक्वेशंस नहीं होते हैं. वी आर यूजिंग द केमिकल कंपाउंड्स एंड वी आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज समथिंग न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल. तो जब आप कुछ ले रहे हो, आप कुछ शुरुआत ले रहे हो, आप कुछ सब्सटेंस ले रहे हो और उसके बाद कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो व्हाट इज इन आवर माइंड, हमारे माइंड में क्या होता है? हमारे माइंड में ये होता है कि जितना हमने सब्सटेंस लिया उसका जो है हमें 100% यील्ड मिलना चाहिए. तो स्टॉइकियोमेट्री जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस को एक्चुअली में उसी एस्पेक्ट में बात करने की कोशिश करता है. दैट मीन्स स्टॉइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड मीन्स इट टू मेजर एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट को मेजरमेंट करना किस तरीके से. सो
व्हेन यू राइट ए केमिकल रिएक्शन, व्हेन यू राइट अ केमिकल रिएक्शन, तो दो तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड qualitative aspect as well as quantitative aspect. हमने for example we take a chemical reaction. Suppose हम एक chemical reaction ले रहे हैं. हमने हाइड्रोजन गैस ली, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा. ऑब्वियस सी बात है, यू विल गेट वाटर. So hydrogen when reacts with oxygen gives you water. जब हम सिंपल ये एक इक्वेशन लिख रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. क्या, क्यों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? यानी कि ये हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर देगा. ठीक है, बट व्हेन यू बैलेंस इट, नाउ यू हैव ऑलरेडी studied in your lower classes, balancing of equation is a must. So why we should balance a chemical reaction? That is what it is. Stoichiometry comes into the role. यानी कि बैलेंस क्यों करना चाहिए रिएक्शन को. बैलेंस रिएक्शन करने से हमें क्या इम्पॉर्टेंट फायदे होंगे. What will be all the important aspects which are related with a balanced chemical equation. So लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ ये सिंपल इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. अगर आप लोअर क्लासेस के टर्म्स में देखो तो यहाँ पे दिख रहा है 2 हाइड्रोजन्स. यू कैन सी हियर 2 हाइड्रोजन एटम है इधर. यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन जब हम वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन एटम के सामने एक ही ऑक्सीजन एटम मिल रहा है. सो यू कैन सी समवेयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ. तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. बैलेंस करने की कोशिश करते हैं यानी कि दो हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 हाइड्रोजन एटम हो गए. ये ऑक्सीजन 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम है. सो वी विल राइट हियर 2. व्हेन आई विल राइट हियर 2, सो ऑब्वियसली सिचुएशन है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे. सो यू विल राइट हियर 2. नाउ यू कैन सी हियर देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम हियर. ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑल्सो देयर आर 4 hydrogen atom. Oxygen there are 2 atoms and on this side there are 2 atoms. तो ये तो हो गया एक सिंपल लैंग्वेज में बात करना. लेकिन क्या हम एटम्स के टर्म्स में बात कर सकते हैं? नो, वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड अ डीपर एस्पेक्ट इनटू द इक्वेशन यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द स्टोइकियोमेट्री. दैट इज इट विल हेल्प यू. स्टोइकियोमेट्री क्या करेगा? ये आपको जो है किसी भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर देते हैं तो उसको हम 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स इट विल गिव यू ए रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. आपको ये रिएक्टेंट जो आपने शुरू किया और जो प्रोडक्ट आपको जो मिला उसके बीच में एक रिलेशनशिप मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे? दोज 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर: फर्स्ट, मोल रेशियो; सेकेंड, मास रेशियो; थर्ड, वॉल्यूम रेशियो; and fourth, in terms of molecules. So you are going to get the relationship between reactants and products in terms of 4 important aspects: mole ratio, mass ratio, volume and molecules. अभी तो हमने सिर्फ इतना ही समझा था कि 4 एटम हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने वाटर के साथ 2 लिख दिया, तो वो 4 एटम हाइड्रोजन के हो गए. ऑक्सीजन 2 एटम्स थे लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड नाउ इट इज अगेन 2 ऑक्सीजन एटम. बट नो, इट इज नॉट द एक्चुअल वे. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोल रेशियो. हम मोल रेशियो के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. वी विल से हियर दैट
Here we are going to take 2 moles of hydrogen and we'll try to react it with 1 mole of oxygen, which will give you 2 moles of water. Okay, हो गया मोल रेशियो, यानी कि 2 moles of hydrogen when react with 1 mole of oxygen molecules to give you 2 moles of water gas. ठीक है, now let us try to understand in terms of mass ratio. अब आपको जब हम मास रेशियो के साथ डिस्कशन करना है, यानी कि मोल्स सबसे पहले हमने समझ लिया, अब हम जो है मोल्स को हम जो है उसका रिलेशनशिप विद मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स के साथ करेंगे. आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये अच्छे से ही मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू दिस स्टोइकियोमेट्री. सो मोल रेशियो आपको आना बहुत जरूरी, मोल एस्पेक्ट आपको आना बहुत जरूरी है. सो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, what does it mole concept says? That you can convert the moles of a given compound in terms of mass, you can convert mole in terms of volume, you can convert all those moles of a given compound in terms of volume and number of particles. आप जो है किसी भी कंपाउंड का मोल और मास को इंटर रिलेशनशिप कर सकते हो, मोल्स और वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप दिखा सकते हो, और मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी रिलेशनशिप दिखा सकते हो. कैसे? मोल्स और मास के रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियर सा सिंपल सा एक वो जो फंडा है, 1 mole equals to molecular mass. So can I say here when it is 1 mole equals to molecular mass, so I can say here 2 moles equals to 2 times molecular mass. अब molecular mass of hydrogen is how much? 2. So it will be 2 into 2. So you will get it as 4 grams. तो हो गया ना, मोल्स का रिलेशनशिप मास के साथ कैसे हुआ? आपने मोल्स को 1 mole equals to molecular mass होता है, तो 2 moles यानी 2 times molecular mass, that is 4 grams हो गया. ऑक्सीजन इज 1 into 32 grams, क्योंकि ये 32 इसका molecular mass होता है, तो ये बराबर हमको देगा 32 grams हो गया. And here you are going to get 2 times molecular mass of water is 18, so you will get it as 36 grams. So if you look here, it is a balanced equation. 4 plus 32 makes it 36 grams. So when you take 36 grams of reactant, starting material आपने कितना लिया? 36 grams. तो जब प्रोडक्ट बना वो कितना बना? 36 grams. That means it is a 100% yield. यही तो हमें चाहिए, हमें 100% yield चाहिए. अगर 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन 100 से कम होगा तो वो हमारे लिए लॉस है. अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं करते तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राम्स रहता और ये 32 ग्राम्स रहता, तो 32 प्लस 2 बराबर हो जाता 34 ग्राम्स. यानी कि आपने शुरुआत में 34 ग्राम्स का अगर सब्सटेंस लिया टोटल, तो आपको वाटर कितना मिलता? ये 1 ही रहता, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर रहे थे, तो 18 ही रहता. यानी 32 ग्राम्स ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल के सामने आपको सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम्स वाटर मिलता. सो हो गया ना, 50% ही यील्ड हुआ, तो वो तो कोई फायदे की बात नहीं हुई. तो हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें देखना बहुत जरूरी होता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जो शुरुआत में आपने लिया, जितना मास आपने रिएक्टिंग मटेरियल का लिया, सामने से प्रोडक्ट भी उतना एग्जैक्ट उतना ही मिलना चाहिए इफ यू वांट टू गेट 100% यील्ड. ठीक है, हो गया बिल्कुल क्लियर. आई थिंक आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, अगर है तो फिर से आप दोबारा जो है मेरा जो है ये वीडियो दोबारा से आप उसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. फिर अब हम शुरू करते हैं वह रेशियो जो है मोल रेशियो का रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ निकालते हैं. तो वॉल्यूम के साथ आपने जो है इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो हम ये बोलेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैसियस है इसलिए मैंने लिया 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल गिव यू 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O गैस. ठीक है, सो 2 volume of hydrogen reacts with 1 volume of oxygen gas to give you 2 volume of
gas, that is steam. Then fourth in terms of volume at STP, यानी STP कंडीशन पे अगर गैस को मेंटेन करें तो आपको पता है 1 मोल is equals to 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP होती है, यानी 1 मोल बराबर 22.4 लीटर गैस के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली फॉर गैस. सो दैट मीन्स 2 वॉल्यूम, दैट मीन्स 2 times 22.4 liters of this hydrogen gas, and you have to take here only 22.4 liters of oxygen gas, and here you have to take it, you will get 2 times 22.4 liters of water gas. तो हो गया हमारा जो है एक हमें रिलेशनशिप मिला है. कैसा रिलेशनशिप कि हमें कितना हाइड्रोजन लेना है, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है ताकि हमें 100% जो है हमें जो है कितना 100% वाटर मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा. दैट मीन्स एक रिलेशनशिप जो है हमें रिएक्टेंट का किसके साथ मिल गया है, प्रोडक्ट के साथ. यानी कि मेरे पास जो है एक रिलेशनशिप आ गया, फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया कि मैं अगर इतना हाइड्रोजन लेती हूँ मैं, तो मुझे इतना 36 ग्राम्स वाटर मिलेगा, प्रोवाइडेड आई एम टेकिंग 32 ग्राम्स. ठीक है, तो अगर मैं 4 kg लेती हूँ तो मुझे 32 kg लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो ये 36 kg मिलेगा. वेरी सिंपल, ग्राम्स है तो kg में उसी हिसाब से जो है प्रोपोर्शनेट होके जो है आपको कैलकुलेशंस कर लेनी है. देन फाइनली मॉलिक्यूल्स, आखिरी में मोल्स का रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, मोल्स का रिलेशनशिप हमें मॉलिक्यूल्स के साथ देखना है. तो दैट मीन्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज दैट इज मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में. तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आपको पता है, अब जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो 1 मोल इक्वल्स टू एवोगेड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं. एवोगेड्रोस नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 particles. So that means here you are going to take 2 times of Avogadro's number of hydrogen molecules, which will react with 1 time Avogadro's number of oxygen molecule to give you 2 times Avogadro's number of water molecule. This is the concept of stoichiometry. So I hope you must have understood stoichiometry का क्या मतलब होता है. stoichiometry हमें एक रिलेशनशिप देती है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल्स, मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स, ये 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, so that now you can use that relationship to do the calculations so as to carry out that chemical reaction effectively with 100% yield. अगर आप एक ये केमिकल इक्वेशन लेकर भी जब भी सपोज आपको कोई केमिकल इक्वेशन रखना है तो आपको ऐसे कैलकुलेशंस जरूर से जरूर करने पड़ेंगे ताकि आपको 100% यील्ड कैसे मिले इसका आपको पता चल सके. सो फॉर दैट रीजन stoichiometry is important. I hope you have understood. Let us try to understand with a little bit another example, its importance, and then we will move to certain numericals based on that topic. Okay, so let us try to move to the next point, that is एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल लेके हम इसी पॉइंट को दोबारा से समरी जैसा समझने की कोशिश करेंगे. You can see on the screen, first I have given certain important points which will help you to understand this concept of stoichiometry. That is, it's a Greek word meaning to measure an element. एक किसी भी एलिमेंट को मेजर करना है तो उसके लिए ग्रीक वर्ड है. It gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of moles. अब ये मोल्स हमने तो 4 टर्म्स में एक्सप्रेस करा था, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी हो गया. You can say here in terms of moles, then फिर mass, volume and molecules. Okay, a chemical reaction can be expressed in terms of in the form of a chemical equation.
कोई भी रिएक्शन को हम इक्वेशन में क्यों कर लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन विथ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ, चाहे मोल्स की बात करो, चाहे मास की बात करो, चाहे वॉल्यूम्स की बात करो, चाहे मॉलिक्यूल्स की बात करो। फिर a large amount of quantitative and qualitative information can be gained from chemical equation। हमने डिस्कस किया ये पहले कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को रखते हैं और अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी हियर द एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl gas, hydrochloric gas, to give you calcium chloride plus water and carbon dioxide gas is liberated. So if you see here, if I don't write here 2 here, then it will be just a qualitative information. But when you balance it, so when you balance it, now you can see here 1 mole of calcium gives you 1 mole of calcium as a product in the calcium chloride. Then Cl, there are 2 Cl here, that means here also 2 moles of Cl here present. Carbon, you can see here only 1 carbon, but oxygen it is 3. So 2 moles of oxygen are present in CO2 and 1 mole here in water. So you get 3 moles. And so ultimately the whole reaction is a balanced one. So balanced equation, it helps us to understand very very important aspects. मास रिलेशनशिप मतलब आप रिएक्टेंट भी कोई ग्राम्स में आप कैलकुलेशन जो रिएक्टेंट्स के हैं ग्राम्स और प्रोडक्ट जो आएगा वो भी ग्राम्स में ही होगा। यानी कि आपको जब कोई ऐसा सिचुएशन आया कि कोई सॉलिड कंपाउंड है as a starting material and you are getting the product also as solid, so that means in that case you will get the mass relationship. But suppose you are taking something which is a solid in nature but you are getting a gas और आपको गैस का कोई गैस जो है या फिर आपको कोई लिक्विड कंपाउंड का आपको जो है कैलकुलेशन करना है कि वो उसका कितना मिल रहा है, तो उस टाइम पे ग्राम्स टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो जाएगा. बट व्हेन इट इज प्रोडक्ट इज रिएक्टेंट इज ऑल्सो you are measuring in terms of volume and you are getting the product that is also in terms of volume. At that time it will be a volume relationship. Okay. You can see here the fourth point which I was unable to explain at that time. Coefficients of the balanced chemical equation, they are called stoichiometric coefficients. Here I have given a reaction, calcium carbonate when reacts with 2 moles of HCl will give you 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and will liberate 1 mole of CO2. You can see here I have written the same type, that is जो अभी आपको explanation मैंने डिटेल में किया था. और उनको जो है molecular mass, that means कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास होता है, तो जब हम molecular mass उसका फाइंड आउट करते हैं तो 100 ग्राम्स हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे. That is going to react with 36.5 in 36.5 is for molecular mass of HCl multiplied by 2 will give you 73. So 100 grams of calcium carbonate reacts with 73 grams of HCl to give you 173 grams of actually total reactant will give you, if you count here, calcium chloride का molecular mass जो है 1 mole है तो 111 plus 18 water का तो and plus CO2 that is 44. So you will get it here, that is how much? 173 grams. Okay, so I hope you have understood this concept. Let's first try to do the numericals based on type 1, that is mass relationship. Numerical 1, calculate the amount of water in grams which is produced by the combustion of 16 grams of methane. That is, if we take methane 16 grams, then how much water you are going to get as a result of combustion. आपको अच्छे से पता है combustion का मतलब होता है कोई भी substance का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना. तो फाइनली जो है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंबशन you will get carbon dioxide and you will get water as the product. तो जब हमने मीथेन यानी CH4 को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो I got CO2 and H2. I wrote the equation which is already balanced. आप जो है ये इक्वेशन बैलेंस
न्यूमेरिकल को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो. बाय द टाइम आई एम सॉल्विंग, उससे पहले आप पॉज कर लो और आप सॉल्व कर लो, और उसके बाद टैली करो कि whether you have done it correct or not. I hope you will be doing it all correctly because concept बहुत clear आपको मैंने explanation दिया है. Anyways, CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus twice H2O. So that means I have to take out they are asking in terms of grams. ठीक है, और यहाँ पे भी ग्राम्स दिया, तो रिलेशनशिप इज मास. ठीक है, तो अब हम मीथेन का पहले तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज कार्बन का 12 होते तो इट इज 16 ग्राम. सो इट विल गिव यू. अब हमें वाटर के कॉन्सेप्ट में पूछा है कि मीथेन कितना वाटर देगा. ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन और CO2 से जो है हमें कोई मतलब नहीं है. इट इज मीथेन एंड वाटर का रिलेशनशिप. सो 16 ग्राम्स मीथेन अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से लेते हैं तो हमें वाटर कितना मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट 2 times 18, दैट इज 36 grams वाटर. सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी आपको अमाउंट ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करा. कब? जब आप 16 ग्राम्स लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 16 ग्राम्स यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है. सपोज दे वर सेइंग कि भाई 32 ग्राम्स अगर मीथेन होता, सपोज यहाँ 16 की बजाय 32 ग्राम्स दे दिया जाता, तो अगर यहाँ पे 16 की बजाय 32 ग्राम्स दे दिया जाता तो आप यूनिटरी मेथड यूज करते. दैट मीन्स अगर 16 ग्राम्स मीथेन है और ये हमें 36 ग्राम्स वाटर दे रहा है, तो 32 ग्राम्स हमें मीथेन कितना देगा. तो 32 इसको सॉल्व करते तो देख के पता चलता है 16 into 2, यानी कि ये 2 times आपने लिया है, तो वाटर जो है वो भी डबल हो जाता. दैट मीन्स कितना हो जाता, दैट इज 72 ग्राम्स वाटर हमें मिलता. ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन. Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 grams of steam on it. यानी कि ये they are asking the question, if you take this equation, if you take iron and you will react it with steam, iron को आप steam के साथ react करोगे. पता है simple rusting of iron का equation है. Iron when reacts with steam, जो हवा में नमी होती है, अगर आयरन उसके साथ भी रिएक्ट करे तो वो क्या करेगा, रस्ट बनाता है. तो Fe3O4 इज ए फॉर्मूला फॉर रस्ट एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. सो दे आर आस्किंग कितना आयरन हमें लेना पड़ेगा हमें उसको रस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं 18 ग्राम्स का स्टीम उसके साथ रिएक्ट करती हूँ. यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन आयरन एंड स्टीम, दैट इज H2O in the gaseous form. Okay, so that means I have written the balanced equation here. So you can see the equation, 3 moles of Fe, that means 3 into 56 will give you 68 grams of Fe. So 168 grams of Fe will react with how much water, that is 4 into 18, that is 72 grams. So 168 grams of iron reacts with 72 grams of moisture. So that means if I take 18 grams of water, moisture, so how much iron it is required? वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड ही होता है. देखो एक बार, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है. इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन प्रॉपर लिखा होना चाहिए और आपको वो रिलेशनशिप किसका किसके साथ है, यहाँ पे मुझे हर एक का कैलकुलेशन नहीं करना है. इसका Fe3O4 का भी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने की जरूरत है. जब जरूरी हो उसी टाइम पे निकालना है. मुझे यहाँ आयरन और मॉइस्चर के बारे में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास को एक दूसरे के साथ रिलेट करने जा रही हूँ. बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वाई? बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप पता चला कि आप क्या करने वाले हो, आप इसका भी एटॉमिक, इसका भी निकालोगे पूरा, इसको भी निकालोगे, इसका भी कैलकुलेट करोगे, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, सो 168 72 ग्राम्स देगा, तो 18 ग्राम्स कितना आयरन लेगा.
ठीक है ना. सो दैट मीन्स यू विल गेट इट बाय, सॉल्व करो आप. सो यू विल गेट 18 into 168 divided by 72. ठीक है. I hope you are getting the right answer, that is 42 grams. Okay, so next is also calculate the mass of hydrogen gas thus obtained. तो यानी कि कितना हाइड्रोजन गैस मिलेगा. तो बहुत सिंपल सा है. अगर मैं 168 ग्राम्स Fe लेती हूँ तो मुझे 4 टाइम्स हाइड्रोजन यानी 4 into 2 यानी 8 ग्राम्स हाइड्रोजन मिलेगा. तो 168 grams of Fe will produce how much grams of hydrogen? 8 grams of hydrogen. Okay, so in this case, if I want to know how much hydrogen that is being liberated, calculate the mass of hydrogen gas thus obtained. तो वो कैसे पता चलेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे कितना कंज्यूम किया था. तो 42 ग्राम्स अगर मैं Fe लेती हूँ इस रिएक्शन में तो कितना हाइड्रोजन देगा. तो दैट मीन्स 42 into 8 upon 168. You will get the answer. I hope you are getting the answer. How much आपको you are getting? That means मेरे साथ ही टैली हो रहा होगा. 2 grams हाइड्रोजन गैस आपको मिली होगी. If you are getting it, that means you have understood the whole concept. So you have understood this. Let us move to the next numerical. That is numerical number 3. Numerical number 3. What mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride, and what would be the mass of each product? ठीक है. तो slaked lime, that means calcium hydroxide, it will react with, decompose. What mass of slaked lime you will require? यानी कि आपको कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू डिकम्पोज 4 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो यहाँ पे ग्राम्स दिया हुआ है और आपको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आना है वो भी आपको जो है ग्राम्स में ही चाहिए. ठीक है. सो आई हैव रिटन डायरेक्टली द इक्वेशन सो एज टू सेव द टाइम. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन डू द first you can balance the equation, write down the equation, balance it, and then you can do the equation further. Okay. तो आपको कितना ये चाहिए, this one calcium hydroxide to decompose 4 grams of ammonium chloride. If I write down if I try to find out the molecular mass, total molecular mass, you will get 107 grams, and this you will get it as 74 grams. So 74 grams of calcium hydroxide will give you how much grams of ammonium chloride? That is 107 grams. And here you will get 34 grams of ammonia. Ammonia 617 into 2, that is 34 grams. That means 107 grams ammonium chloride will react to give with calcium hydroxide. How much? Reacts with 74 grams calcium hydroxide. ठीक है. So अगर हम 4 grams of ammonium chloride लेते हैं तो it will react with how much? Calculate करिए और find out करिए. 4 into 74 upon 107, you will get the answer how much? As you can see on the screen, 4 into 74 upon 107 equals to 2.766 grams of slaked lime, that is calcium hydroxide. Then they are also further asking what would be the mass of each product. तो आप जो है हर एक का मास निकाल सकते हो. तो आप कैसे निकालोगे, जैसे आपको अमोनिया का निकालना है तो 70, what you will do, 74 grams of slaked lime gives you 34 grams. So 2.766 grams of calcium hydroxide will give you how much of ammonia. Similarly, if आप इसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ भी आप इसको अमोनिया को रिलेट कर सकते हो. 107 ग्राम्स इतना देता है तो
जो है 4 ग्राम्स अगर आप अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो वो कितना देगा अमोनिया। इसी तरीके से 107 ग्राम्स यू कैन कैलकुलेट द कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जो भी मास आएगा 107 grams of ammonium chloride will give you this much grams of calcium chloride, तो 4 grams कितना देगा। Like that you are going to calculate. I hope you will do the calculations properly. Pause the video and try to find out the answer for every substance, that is each product, that is calcium chloride, ammonia and water. Let us try to look into the equation. This is the answer, you can see. डायरेक्टली कैलकुलेशन मैंने किया है और आप ऐसे पॉज करके अगर आपने कैलकुलेट करके दिया, अगर आपके आंसर्स जो हैं टैली कर रहे हैं विद द मास ऑफ अमोनिया, हाउ मच मास ऑफ अमोनिया यू आर गेटिंग 1.27 ग्राम्स एज आंसर। कैल्शियम क्लोराइड का जो है मॉलिक्यूलर मास 111 है, तो उसको आप जो है यूनिटरी मेथड से जब सॉल्व करोगे तो 4.14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। देन मास ऑफ वाटर, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, you are going to get 1.346 grams as answer. So final answers अगर आपके टैली करे, that means you have understood the concept of stoichiometry on mass relationship. So let's move on to the next category, that is mass volume relationship पे अब हम एक न्यूमेरिकल्स करके उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। लेट अस सी द fourth numerical, which is based on category, that is mass volume relationship. The question you can see here, a sample of limestone contains 80% calcium carbonate. Note it, please note it here, this is 80% calcium carbonate, यानी कि अगर 100 ग्राम्स का सैंपल है तो उस अगर आपने 100 ग्राम्स का कोई सब्सटेंस दिया तो पूरा 100 कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 80% होगा, यानी कि 100 ग्राम्स में सिर्फ 80% ही होने वाला है। यानी कि तो आपको सिर्फ जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्ट करने के लिए एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80 ग्राम्स मिलने वाला है। यानी कि अगर सपोज आपने उस 80% कैल्शियम कार्बोनेट है तो वही रिएक्ट करने वाला है, तो ऐसे में जो है अगर आप सपोज 10 ग्राम्स सैंपल लेते हो तो 10 ग्राम्स में कितना होने वाला है, 100 में अगर 80 है तो 10 में कितना होने वाला है, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम्स जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलेगा जो रिएक्ट करेगा आगे। ठीक है, तो अ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन विच कंटेन्स 80% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, Calculate the volume of CO2 at STP obtained by treating 25 grams of this sample with excess of dilute HCl. So you have to calculate volume of CO2. मैंने इक्वेशन जो है थोड़ा पहले से ही लिख के रखा हुआ है। Calcium carbonate when reacts with HCl gives you calcium chloride plus H2O plus CO2. So if you balance the equation, try to pause and balance the equation क्योंकि ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर में ही है। So it will give you 2 times HCl gives you calcium chloride plus H2O plus CO2। ठीक है, so कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम इसमें सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ इफ़ इट इज़ 100 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास होता है, सो 100 ग्राम्स। अब ये यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें जब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है वो पूछा है कि अगर हम इतने ग्राम्स लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के तो मुझे वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एसटीपी कंडीशन पे कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू से 100 ग्राम्स क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हो गया कैल्शियम क्लोराइड का, तो ऑब्वियसली जो है CO2 क्योंकि वो गैस हो गई तो इट विल बी 1 मोल बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो यानी कि ये 22.4 लीटर निकालेगा एट एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी पे 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट विल लिबरेट हाउ मच CO2, 22.4 लीटर। लेकिन आपको साथ में क्या दिया है, 80% ही होगा इसके अंदर, यानी कि 100 ग्राम्स का सैंपल जो है उसमें पूरा 100 ग्राम्स नहीं होगा। और जो है एक्चुअल आपने सैंपल जो लिया है वो ट्रीटमेंट के लिए 25 लिया है, तो दैट मीन्स
I have to first find out how much calcium carbonate is present in 25 grams of the sample. So 100 grams का sample है. It consists of only and only 80 grams calcium carbonate. तो अगर 25 ग्राम्स का सैंपल होगा तो उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा? दैट मीन्स 80% of 25. So that means you will get it as 80 by 100 of 25. You will get it only as 20 grams. तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करने के लिए मिलेगा. तो 100 ग्राम्स के सैंपल में you are getting 22.4 लीटर्स. तो अगर सिर्फ 20 ग्राम्स लेते हैं तो उसमें कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सो 20 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 100 यू विल गेट इट. फाइनल आंसर कितना मिलेगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट सम 4.48 लीटर एट STP. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखा है, यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो. ओके, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या इक्वेशन किस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से हम सॉल्यूशंस लेके आते हैं. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 5. फिफ्थ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट STP when 500 ml of 0.5 molar H2SO4 reacts with excess of aluminium metal. जब एल्यूमिनियम मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा excess of H2SO4, then how much hydrogen gas is going to react? It is a simple equation where a metal when reacts with acid, it gives the salt and hydrogen gases liberated. Okay, so let us first write down the equation. Equation लिखा हुआ है. Let us try to balance the equation. You can see here aluminium, it is 2 moles. So we will write here 2 moles of aluminium. And here you can see there are 3 moles of sulfate. So when we will write here 3, so 3 2 just 6. So you will get 3 moles of hydrogen and it will be a balanced equation. So that means 2 moles of aluminium reacts with 3 moles of dilute sulfuric acid to give you the salt Al2SO4 thrice and 3 moles of hydrogen gas is liberated. Okay, but here you are not given here the direct something, you have given the solution जो H2SO4 का दिया है वो मोलैरिटी के टर्म्स में दिया हुआ है. That means I have to use the definition of molarity. फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 500 ml दे दिया है यानी कि 0.5 लीटर और 0.5 मोलर यानी कि मोलैरिटी कैपिटल M वो वैल्यू भी दे दी है और वॉल्यूम भी दे दिया है. तो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये जो है एक 1 स्टेप लिटिल फर्दर, दैट मीन्स मोल्स आपको फर्स्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे यूजिंग M इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो मोलैरिटी हो गई 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम इन लीटर दैट इज 500 ml यानी 0.5 लीटर. ठीक है ना? So what you will get it as 0.25 moles. तो ये आपको सॉल्यूशन में कितने मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं तो वो आपको पता चल गया. सो नाउ वेरी इजी, जब हम 3 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के लेते हैं यू हैव टू कैलकुलेट हाइड्रोजन गैस एट STP. यानी कि 3 मोल्स आप सल्फ्यूरिक एसिड के लेते हो तो आपको 3 मोल्स H2 गैस के मिलते हैं एट STP कंडीशन, राइट? यानी कि STP कंडीशन में यानी 3 टाइम्स 22.4 लीटर्स हो गया. ओके, सो दैट मीन्स 3 मोल्स विल गिव यू 3 इंटू 22.4 लीटर्स. सो 0.25 मोल्स विल गिव यू हाउ मच हाइड्रोजन? सो इट विल गिव यू 0.25 इंटू 3 into 22.4 divided by 3. So you will get it as answer 5.6 liter.
Let us look into the third classification, numericals based on third classification, that is volume relationship, that is type 3. It is the last one. You can see the screen on the screen the numerical number 6. Calculate the volume of oxygen required to oxidize 2 liter of methane under identical condition. You have to calculate the volume of CO2, that is carbon dioxide thus formed. Let us try to solve this question. It is simple reaction, that is methane when undergoes combustion in presence of oxygen, you can say oxidation of methane, it will give you carbon dioxide and water. Okay, oxides of the compound. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है एलिमेंट्स है मीथेन के, तो उसके ऑक्साइड जो होंगे CO2 and H2O. So let us write down the equation first. You can see the balanced equation. Methane 1 mole when reacts with 2 moles of oxygen will liberate 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. We have done all the relationships, all the explanation. So during that explanation I had told you first you have to convert them into a balanced equation. In the balanced equation you can find out the mole ratio, you can find out the volume ratio, everything you can find out. So let us find out this. So how much you are going to get? So क्या करेंगे हम, ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम, this is 1 volume and you are getting finally 2 volume. But I need only methane volume of oxygen that is required, so I need oxygen to oxidize 2 liters of methane. So 1 volume of methane will give you will require how much oxygen? That is 2 volume. Okay, so that means 1 liter will require 2 liter. So methane is how much given to you? How much you have to take methane? 2 liter. So it will require how much oxygen? Very simple. So 2 into 2, that is 4 liter oxygen is required. हो गया, बहुत इजी सा है. फिर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained. Very easy. You can calculate by taking the relationship of methane and water, sorry CO2, या फिर oxygen and CO2 also you can take. Any of the two. आप मीथेन के साथ CO2 का रिलेशनशिप लेके भी आंसर निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का रिलेशनशिप CO2 के साथ लेके भी निकाल सकते हो आप. ओके, सो you can find out, you can pause the video and you try to find out the answer. See that whether you are getting it right or not. So what you can see that if you will see here, 1 liter methane gives you 1 liter of CO2. Why? Because 1 volume. So 2 liter of methane will give you how much of CO2 will produce? 2 liter of methane will produce 2 liter of CO2. So this is your final answer. So I hope you must have understood this numerical based on volume relationship. Okay. Let's look into the numerical 7. You have to calculate the volume of oxygen which is required to oxidize 1 liter of benzene C6H6 under identical condition. You have to also calculate the volume of CO2 form, thus form. That means आपको जो है यहाँ पे जो इक्वेशन जो बनानी है, पहले तो इक्वेशन बैलेंस करके बनानी है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है वॉल्यूम के टर्म्स में, जो बना यूज़ करना है वो भी वॉल्यूम के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, जो दिया है वो भी वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है, एंड 10 कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा जिसे हम कैलकुलेट करना है वो भी वॉल्यूम के टर्म्स में होगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आई हैव रिटन द बैलेंस्ड इक्वेशन. बेंजीन व्हेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. In this balance equation you can see here, if you use the Avogadro's
law of gaseous volume. So that means 1 volume of benzene will react with 15/2 volume of oxygen to give you 6 volume of carbon dioxide and 3 volume of water. But I require the relationship in terms of benzene and oxygen and CO2. So benzene, if I take 1 volume यानी 1 liter, so obviously it will require 15/2 liters of oxygen and it will produce how much liters of CO2? That is 6 liters. So you got it, the answer directly. Using 1 liter of benzene, you will have to use 15/2, that is 7.5 liters of oxygen to give you 6 liters of CO2. So this is your answer 2 and this is your answer 1. तो ये दोनों आपके हो गए. So let us look into the last question of this session, that is numerical number 8. Numerical 8. 100 ml of 0.2 molar HCl treated with excess of MnO2. What is the volume of Cl2 obtained at STP? Whenever it is given to you, volume and molarity is given, remember you can, this is the indication that you have to calculate the moles. जब भी आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी दी है तो आपको याद रखना है आपको मोल्स कैलकुलेट करना है. बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू डू इट. तो मोल्स हमें मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. मोलैरिटी हमने अभी पहले भी किया है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो दैट मीन्स मोल्स का फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोलैरिटी कितनी दी है आपको? 0.2. वॉल्यूम कितना दिया? 100, यानी लीटर में कन्वर्ट करना है 0.1. सो यू विल गेट 0.02 moles. ओके, सो यू गॉट इट एज 0.02 moles. दैट मीन्स ये HCl का हो गया. तो अगर हम 4 मोल HCl लेते हैं with excess of MnO2 it is reacting. What is the volume of Cl2? You have to calculate volume of Cl2. तो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी? हमने यहाँ पे क्या करा है? 1 मोल Mn बैलेंस हो गया. 2 and 2 that is 4Cl 4H. You can see it is a balanced equation. 2 this in oxygen. So 4 moles of HCl will give you 1 mole of Cl2 at STP. Because it is volume, that means at STP यानी 22.4 liters at STP. So 4 mole of HCl will react with MnO2 to give you 22.4 liters of Cl2. So now 0.02 moles, if you are going to use HCl which is having only 0.02 moles, so this will give you how much Cl2? So it will be 0.02 into 22.4 divided by 4 moles. Very easy. बहुत इजी क्वेश्चंस है. देखो क्वेश्चंस ना ऐसे मैथमेटिक्स जैसे छोटे छोटे बच्चों के जो नहीं होते वैसे क्वेश्चंस हैं. बट सिर्फ होता क्या है यहाँ पे, जो बड़ी वाली बातें क्या है, आपको जो रिलेशनशिप को यूज़ करना आपको आना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो वो रिलेशनशिप जो है उसके लिए, वो आने के लिए सबसे पहला जो है मेरी बात ये है कि न्यूमेरिकल इक्वेशन को लिखना आना चाहिए. अगर इक्वेशन नहीं लिखना आएगा तो आप नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन. एक बार इक्वेशन आपको लिखना आ गया, फिर आपको उसको रिलेशनशिप से भी एक दूसरे को रिलेट करना आ जाएगा. देर आर 3, यू हैव डन 3 टाइप्स. आप लोगों ने देखे तो 3 टाइप के रिलेशनशिप्स हमने देखे हैं. कौन कौन से? लेट अस सी दैट, लेट अस रिवाइज. पहले हमने जो है डेफिनेशन देख ली, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है उसको समझा हमने विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हमने जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट्स इट गिव्स यू वाटर, वो हमने एक एग्जाम्पल देखा था.
जहाँ पे हमने जो है मोल, मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स इन सब के रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ लिए थे. देन वी हैव सीन दैट देर आर three classifications where you can do the numericals based on mass relationship, mass volume relationship and volume relationship. Then we have seen the numericals based on mass relationship, जहाँ पे हमने कुछ numericals तीनों टाइप के relationship को लेके हमने करा था. So those numericals I hope you had able to understand. You can see the numericals I have done. उसको जो है आप पॉज कर करके उसके लिखते जाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए एंड ट्राई टू एनालाइज दैट वेदर यू आर एबल टू गेट द आंसर और नॉट. नहीं है तो आपको इसका मतलब है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो इट्स ए वेरी गुड थिंग. ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. जब हमने मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप को लिया था तब हमने एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने बोला था, दैट वाज कि whenever it is given 80% लाइक कैल्शियम कार्बोनेट दिया था तो आपको उसको डायरेक्टली 80% जो है इसको क्या ध्यान में रखना है कि 100 अगर आपको जो सैंपल दिया है उसमें इम्प्योरिटी है तो आपको वो इम्प्योरिटी निकाल के ही रिएक्शन जो होगा कैल्शियम क्लोराइड जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन करेगा जो प्योर फॉर्म है वही करेगा, यानी कि 80% कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ही रिएक्ट करेगा. सो अगर 25 ग्राम्स का सैंपल है तो पहले आपको उसका एक्चुअल हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो हमने यहाँ किया था, यू गॉट इट एज 20 ग्राम्स. फिर हमने उसको बेसिक केमिकल इक्वेशंस के अंदर पहले मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट, मोल और मास एंड वॉल्यूम का रेशियो हमने निकाल लिया, उसका एक रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया और फिर हमको यूनिटरी मेथड से उसको सॉल्व कर लिया. देन फाइनली वी डिड वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि reactant also you are taking in terms of volume and you are trying to calculate the amount of product also in terms of volume. So that means it is always related to mostly the gases. So methane for example, this numerical 6 में हमने क्या देखा था, मीथेन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो CO2 और H2 वो भी गैशियस फॉर्म में. तो हमें एक रिलेशनशिप जो है वॉल्यूम के टर्म्स में मिलेगा एंड हियर यू कैन use the concept of Avogadro's law of gaseous volume. So this was the last questions that is related to oxidation of benzene. एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, ऑक्सीडेशन जब आप करते हो तो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट कंबशन रिएक्शन, दोनों में जो है आपको क्या करना है, सब्सटेंस प्लस O2 रिएक्ट्स टू गिव यू, जो सब्सटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स बनाने हैं. जैसे यहाँ पे बेंजीन इज हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन का ऑक्साइड जो बनेगा CO2 बनेगा और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा H2O. तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिएक्शन लिखना आना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो फॉर दैट सम इम्पॉर्टेंट स्मॉल ट्रिक्स जो होती है ना वो काम कर जाती हैं. लास्ट वाज द इक्वेशन दैट इज MnO2 प्लस HCl. तो यहाँ पे भी जो है इट वाज वेरी इजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. फाइनली a very warm thanks to all my students, all my viewers to be with me. I hope you all have enjoyed my lectures. आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा. I had tried to cover up all the concepts in a very concise manner. Please share your views, any suggestions you want me to give in the comment section. अच्छा हाँ, दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे, any topic which you feel that I should cover up in my future lecture, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सोचते हैं कि ये मुझे बनाने चाहिए, आपके लिए लेके आना चाहिए, तो प्लीज़ सजेस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो जो है आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगेन. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट and of course click the bell icon if you have not still done that, so that you can get the latest releases of my lecture. Till then,
हैव द बेस्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं नई एनर्जी, नए एंथुसियाज्म के साथ विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।